नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन इस सत्र को बुलाने का एजेंडा किसी को नहीं पता। कयासबाजी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के महिला आरक्षण और वन नेशन वन नेम तक की। सरकार ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है। इसी बीच आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक भी हुई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हुए। तो वहीं आपको बता दें कि संसद के इस विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने विशेष सत्र और एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना विपक्ष से पूछे ही ये विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया है, लेकिन इसका एजेंडा क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसी के साथ दूसरी ओर एक देश एक नाम को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि अगर इंडिया का नाम भारत कर भी दिया जाता है तो विपक्ष को किस बात की परेशानी है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस से डरी हुई है, इसीलिए देश का नाम बदलने की कवायद कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक इंडिया अलायंस की जब होगी तो हम अपनी पार्टी का नाम भारत रखेंगे। इन सब के बीच कई सवाल अब राजनीतिक गलियारों में कौंध रही है, हवा में तैर रही है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक देश एक नाम पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा होगी? इस पर क्या सरकार संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन बिल लाने जा रही है? आखिर एक देश एक नाम से विपक्ष को परेशानी क्या है? इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं का क्या कुछ कहना है पहले वो जरा आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। तो आपने देखा कैसे सियासी गलियारों में इस वक्त राजनीतिक तौर पर देश का नाम क्या बदलने वाला है, एक देश एक नाम पर देश अब आगे बढ़ेगा, इस पर क्या रणनीति बनाई जा रही है? क्या एक देश एक चुनाव पर भी मंथन चल रहा है? आज एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर आज बैठक भी थी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत भी की थी। अब इसको लेकर कयासों का जो बाजार है वो बड़ा ही गर्म है। इसी पर हम बातचीत करने के लिए तमाम मेहमानों को सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में स्वागत कीजिएगा। नवल किशोर झा जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ स्टूडियो में स्वागत कीजिएगा। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए
गए हैं फराज किदवाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही बीजेपी से हमारे साथ कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता बीजेपी के होंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमारे साथ संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के हैं। नया भारत में नई चीजें, नए भारत में नई इबारत, नया नाम, एक देश एक नाम, इससे क्या आपत्ति है विपक्ष को? जी प्रीति जी, धन्यवाद आपको। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस से डर लगने लगा है, लेकिन इतना ज़्यादा डर वो लगने लगा होगा, मैं ऐसा कभी महसूस नहीं किया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। अब आते हैं नाम पर। इस देश के अंदर, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में कहा गया है कि द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन इस देश के अंदर आज डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन नाम, इस देश के अंदर भारत और इंडिया का नाम किस प्रकार और किस ऐतिहासिक कारणों से रखा गया है, इसे हम सब जानते हैं। इंडस वैली और तत्पश्चात उसके बाद संविधान सभा के में तमाम इस संविधान के शिल्पकारों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार इंडिया नाम के ऊपर जस्टिफाई किया था। और भारत के प्रथम आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा है इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद इंडिया और भारत में इतने डर गए हैं कि शायद इंडिया नाम से उनको डर लगने लगा है और वो इतना बड़ा जुर्रत इस बात को करने लगे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश का हर नागरिक इस बात को नोट कर रहा है। मैं आपसे, आपके माध्यम से, लाइव इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आपके शो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृपया इस आग से ना खेलें। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस आग से ना खेलें। ये बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनको अपनी हार स्पष्ट दिखने लगी है 24 में। धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत बहुत बहुत। एक बार स्क्रीन पे जरा दिखाइएगा कुंतल कृष्ण जी को। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं, तो आपसे सवाल है कि इंडिया का जो एजेंडा है वो तो तैयार है, वो तो क्लियर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है? विशेष सत्र, ये क्लियर नहीं है, ये पता नहीं है। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है कि भाई क्यों बुला रहे हैं विशेष सत्र, इसकी जरूरत क्या है? और अगर सत्र की जरूरत है तो आप पब्लिक डोमेन में, पब्लिक फोरम में आप लिखिए, आप बताइए, आप दीजिए कि ये विषय है, इस पर हम चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सेशन में और बातचीत करें। प्रीति, पिछला जो सत्र हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इस घमंडिया गठबंधन के अड़ियल रवैये के कारण धुल गया। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव चीजें थी जो नहीं हो पाई, बहुत सारे कानून आने थे, बहुत सारे एक्ट्स आने थे जो नहीं आ पाए। उन सबको, और कितना एक्सपेंडिचर होता है जनता का, ये हम सबको पता है एक सत्र को करने में। जो चीजें पिछले सत्र में नहीं हो पाई थी, उन चीजों के समेत कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने के लिए सत्र बुलाया गया है। सोनिया जी का पत्र आया है, सोनिया जी का पत्र मिला है, सोनिया जी के पत्र का माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, कहां भारत की सरकार कह रही है कि साहब हम आपके सुझावों को नहीं मानेंगे। ये तो अपने आप में डरे हुए हैं ये लोग। किसी ने क्या भारत की सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा कि हमारे एक सांसद ने जो पत्र लिखा है उसे हम नहीं मानने जा रहे हैं? आपका सुझाव आया है, उस सुझाव का स्वागत है। अभी से ही बिना मतलब का हौवा बना देना, साहब अभी हमारे साथी, मैं उनकी बात सुन रहा था कि भारत नाम से आपको क्या आपत्ति है? आप अभी संविधान का हवाला दे रहे थे, संविधान के ही हवाले से आप ही हमें बता रहे थे कि संविधान में तो 18 सितंबर 1949 को ही इस बात पे चर्चा हुई थी, और उस चर्चा के बाद ही अनुच्छेद 1 में यही लिखा हुआ है ना
कुंतल जी, एक इंडिया- काउंटर जी, सवाल है, जी, ठीक है, प्रीति। एक काउंटर सवाल। आप ठीक है अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी अपनी बात रख रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते उनका भी तो कर्तव्य है कि कम से कम आपसे पूछे तो सही कि ठीक है आप बिल्कुल। बुला तो रहे विशेष सत्र, लेकिन कारण क्या है, आप किस विषय पर बात करेंगे, कम से कम वो तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अब इस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये जेन्युइन सवाल है कि आखिर किस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष सत्र बुला रहे हैं। प्रीति जी, पिछला सत्र हम किन विषयों पे लेके आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो सबको पता था। सत्र क्यों नहीं चलने दिया? और अगर आपने अभी पत्र लिखा है तो हम कहां कह रहे हैं कि आपके सुझाव हम नहीं मानेंगे, हम आपके पत्र का जवाब नहीं देंगे। पत्र मिला है, आपको जवाब मिलेगा। आप क्यों इतना परेशान है साहब? संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है संसद सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि संसद के विशेष सत्र में किसी और को बुला लिया गया है। आपका सुझाव आया है, स्वागत है। हमने कहा किसी चीज के लिए मना किया? ठीक है, ठीक है। जी। हमारे साथ एक और समाजवादी पार्टी से एक, ठीक है, बोलिए बोलिए। प्रीति जी, आपके लाख बार पूछने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि वो ये कहने में असफल रहे कि किन कारणों से सत्र बुलाया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को खुद मालूम नहीं है कि किन कारणों से बुलाया जा रहा है और वो किस बात का जवाब दे पाएंगे, स्थिति स्पष्ट करता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मोदी जी किस प्रकार कब्जा किए हुए। अब आप लोग एक दूसरे को काउंटर करेंगे, दो मेहमानों, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आप काउंटर कीजिएगा। अगर 1 सेकंड का काउंटर है कुंतल जी तो सबसे पहले आपके पास आऊंगी, नहीं तो अगर दो प्रवक्ता हैं। एक छोटी सी बात मैं अपने कांग्रेस के साथी को बता देता हूं, चूंकि इनका संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। संसद का सत्र पार्टी नहीं बुलाती, ठीक है, संसद का सत्र सरकार बुलाती है। इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के फराज जी, संसद का विशेष सत्र, अब ऐसे में पता नहीं है कि सत्र में क्या होगा, किन विषयों पर बातचीत होगी। कयास है कि एक देश एक नाम पर शायद संशोधन किया जाए, या फिर एक देश एक चुनाव पर भी कोई बिल लाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। क्लैरिटी नहीं है। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि डर क्यों रही है, ठीक है हम बस सेशन बुला रहे तो आपको आना चाहिए, हमारा प्लान क्या हम पहले से क्यों कैसे बता सकते हैं, वो सदन में आपको पता चलेगा। फराज किदवई। प्रीति जी, देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में शायद ये पहली बार हो रहा होगा जब से मैंने होश संभाला है, उसके बाद से, कि अगर पार्लियामेंट का कोई स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है तो वो ट्विटर पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो ट्विटर से जानकारी दे रहे हैं कि एक ऐसा कोई स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और बिना कोई एजेंडा बताए अभी आप भी यही बोल रहे हैं कि कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है। तो आप देखिए कि क्या है कि मुझे लगता है कि हमारा जो मुल्क है वो ये वाकई ये नया भारत, ये नया इंडिया है कि वी आर मूविंग फ्रॉम डेमोक्रेटिक सिस्टम टू ऑटोक्रेटिक सिस्टम, कि जहाँ पे खाली प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलेंगे कि एक अकेला सब पर भारी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बीजेपी का नाम बदल करके एमजेपी कर देना चाहिए, मोदी जनता पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेसी विद इन देयर पार्टी, और मुझे लगता है कि देश में भी डेमोक्रेसी ये लोग खात्मे की तरफ लिए जा रहे हैं। दूसरी बात रही कि हम लोग अभी, प्रीति जी आपने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया टू भारत का नाम बदलने की, तो देखिए मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल में ही लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि देखिए ये मामला पहले से ही, प्रीति जी, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। मार्च 2016 में कुछ याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने बोला था कि इंडिया का नाम जो है वो भारत हो जाना चाहिए। तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीएस ठाकुर साहब एंड जस्टिस यूयू ललित जी, उन्होंने ये बोला था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ताओं को ये भी बोला था कि हम ऐसी कोई याचिका एंटरटेन आगे से नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी 2020 में एक बार फिर से कोशिश हुई और जस्टिस ऐसे बोबडे ने की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिर कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि जब ये लोग, आप देख ही चुके हैं कि
हमारे जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनको जो रिटायर्ड जजेस थे, उनको बोला था कि एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। तो क्या है कि ना तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मानते हैं। और बेसिकली क्या है कि प्रीति जी, मुझे लगता है कि ये तो मुझे क्या लगता है, सभी लोग आजकल बात कर रहे हैं कि जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्ट उस पर हमला है। अभी आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, स्पेशल सेशन इन्होंने बुलाया और हम लोगों को किसी को एजेंडा नहीं क्लियर है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रीति जी मैं और बोलूंगा आपसे कि विवेक देबरॉय जो चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अभी ये बोला था कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इन्होंने बोला था कि ये कॉलोनियल लेगेसी है। तो जब और इसको जो है पूरा बदल देना चाहिए। तो ये जो बेसिकली स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जो इंडिया टू भारत की बात हो रही है, मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये पूरा चेंज करने की इनकी मुहिम है। पहले ही मैंने आपसे बोला कि विवेक देबरॉय जी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कही, क्योंकि इनके लिए बस 10 सेकंड प्रीति जी, इनके लिए हर चीज कॉलोनियल लेगेसी है। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल लेगेसी है, इनके लिए हमारे देश का नाम कॉलोनियल लेगेसी है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या हमारे जो देश में जो ट्रेन की जो रेल की जो पटरियां बिछी हुई हैं, जो पूरा रेलवे सिस्टम क्या उसको उखाड़ दिया जाए? वो भी तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो मुझे लगता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी इररिलेवेंट चीजें प्रीति जी ये लोग ला रहे हैं, क्योंकि इंडिया का गठबंधन जब से बना है और 18 जुलाई को जब से बेंगलोर में मीटिंग हुई है, इनको इंडिया की ताकत का अंदाजा लग गया है। अब एक और बड़ा अहम सवाल है प्रीति जी कि अगर मान लीजिए कल को हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो हम लोग नाम रख दें उसका भारत गठबंधन, तो क्या फिर ये भारत का नाम भी चेंज कर देंगे? ठीक है। तो ये लोग जिसको बोलते हैं ना कि मैं सवाल पे आऊंगी। नवल किशोर झा जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जाने छोटी सी बात है, मैं तुरंत आती हूँ, बस 2 मेहमान 30 सेकंड चाहता हूँ, 30 सेकंड प्रीति जी। पहली बात कि फराज किदवई साहब को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी बैठे हैं, कि भारत का संविधान है। दूसरी बात, 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा था कि भारत शब्द पहले से ही संविधान में मौजूद है। फराज किदवई साहब पूरी बात बताएं। ठीक है, ये मैं बात बता देना चाहता हूं, मैं गलत कह रहा हूं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि इस याचिका को हम एंटरटेन नहीं करेंगे? आप सही बोल रहे हैं कि भारत पहले से वर्ड है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम हटा दिया जाए। आप दोनों को ही मैंने अपनी बातों को रखने का मौका दिया, काउंटर करने का पूरा टाइम दूंगी। 2 मेहमान आ रहे हैं, अपनी बात पहले रख लेना। 2 मिनट, कुंतल जी 2 मिनट, 2 मेहमान और हैं, अपनी बात पहले रख लें, उसके बाद काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। नवल किशोर झा जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और संविधान के वेता भी। नवल किशोर जी, संविधान में क्या बदलाव फिलहाल एक देश एक चुनाव को लेकर किए जा सकते हैं तो क्या प्रोविजन है? साथ ही जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि चलन में है कि शायद अब इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं, कई नामों से पुकारते हैं, जम्बूद्वीप भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, अगर भारत किया जाएगा, इंडिया शब्द हटा दिया जाए, तो उसके लिए संविधान में क्या प्रोविजन है? नवल किशोर झा जी, क्या ऐसा किया जा सकता है? और संविधान के अंदर में मूलभूत बहुतों बार, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 400 से 450 बार जो है संविधान में अमेंडमेंट की गई है। तो भारत शब्द को लाने के लिए पार्लियामेंट स्वच्छंद है और वो किसी भी जरिए से 2/3 मेजॉरिटी से भारत शब्द का इंसर्शन संविधान के अंदर कर सकती है। तो ये कहना कि वो नहीं लाएंगे, ये तो उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 400 बार अमेंडमेंट हो चुका है। और अगर कुछ और भी अमेंडमेंट आती है तो सरकार के हक में या सरकार के पक्ष में या पार्लियामेंट का ये विशेषाधिकार होता है, जिस पार्टी की सत्ता होती है वो अपने बिल को संविधान को संशोधन के लिए लाते हैं, चाहे वो भारत रखें, चाहे वो आर्यवर्त रखें, चाहे वो इंडिया के शब्द का इस्तेमाल करें, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी। तो वो स्वच्छंद हैं कि सरकार जो है पार्लियामेंट के अंदर में वो अपना जो है वो अमेंडमेंट बिल ला सकती है अमेंडमेंट करने के लिए। जहां तक शब्द भारत का जो है, ये भारत शब्द जो है संविधान के अंदर बहुतों बार इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह संविधान किसी भी बुक का प्रीफेस, पहला पेज अगर आप देखेंगे तो उसमें उस स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि ये प्रीफेस है, उसी तरह ये शब्द है कि इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट,
संघों मतलब संघ जो है राज्यों का एक संघ ठीक है, है। इसलिए इस भारत का शब्द जो है अगर इसमें हस्तक्षेप करके पार्लियामेंट के अंदर बदलना चाहे तो किसी भी तरह से इसको रोका नहीं जा सकता है। जिसकी सरकार होती है पार्लियामेंट के अंदर में वो संशोधन बिल ला सकता है और कर सकती है, मेजॉरिटी के आधार से कर सकती है। ये संविधान कहता है। इस सिलसिले में संविधान के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है, संजीव नसीर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राघव चड्ढा सुबह सुबह ट्वीट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि अगली मीटिंग जो इंडिया अलायंस की होगी उसमें हम अपनी पार्टी का नाम शायद भारत कर लें। अगर ये ट्वीट आया और उसके बाद फिर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर बहुत गर्म हो गया कि शायद अब जो इंडिया अलायंस है ये जानबूझकर अपनी पार्टी का नाम या तो इंडिया या फिर भारत ये बना करके रखती है। ये राजनीति करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसे इस्तेमाल अब विपक्षी पार्टियों का पूरा कुनबा कर रहा है और भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है जब से राघव चड्ढा ने ये ट्वीट किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, एक चीज हमारे को समझनी पड़ेगी कि देश में देश के प्रधानमंत्री को पिछले करीब 9.5 साल से देश की जनता ने काम करने का मौका दिया। तब तो कभी इंडिया से कोई परहेज नहीं है। दुनिया भर की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खेलो इंडिया, टीम इंडिया, दुनिया भर की स्कीम्स चल रही हैं। देश में दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस के नाम इंडिया के नाम से हैं। इवन हम जिस चैनल पे बैठे हैं यहाँ पे भी न्यूज़ इंडिया है। तो कुल मिला के इंडिया के नाम से दुनिया भर की स्कीमें चल रही हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन चैनल्स चल वो रहे तो हैं। ठीक है सर, वो हमें पता है। लेकिन इंडिया फिर आप मैसेज करते हैं, आप ट्वीट करते हैं कि हम भारत करने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं भारत के नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये तो साफ दिख रहा है। नहीं प्रीति जी, ये विरोधी दल के नेताओं ने कोई इस पे राजनीति नहीं की। राजनीति कहां से शुरू हुई? जैसे ही विरोधी दल इकट्ठे होकर उन्होंने ये तय किया कि देश का अगला चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, देश के सत्ताधारी जो पार्टी है उससे महंगाई पे, बेरोजगारी पे सवाल पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट देश के लाल किले से भी नजर आई थी। और जैसे ही टीम इंडिया बना उस दिन के बाद इंडिया नाम से परहेज हो गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि आपको टीम इंडिया से या इंडिया के नाम से इतना परहेज कैसे हो गया? टीम इंडिया घबराहट क्यों हो गई है? क्रिकेट टीम का नाम है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं नहीं जा रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, बस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते ही आपसे आपका रिएक्शन जरूर लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे। आम आदमी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं। अपनी बात जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए क्योंकि मैं सबको पूरा मौका देती हूँ, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को ये ना लगे कि समय उन्हें कम पड़ गया। जल्दी से अपनी बात। उसके बाद प्रीति जी देखिए, देश को आज चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, देश को चाहिए वन इलेक्शन वन नेशन वन एजुकेशन। आज गरीब के बच्चे को भी वही हक चाहिए जो कि एक अमीर के बच्चे को शिक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं इलाज पे, शिक्षा पे ये काम करने की जरूरत है, और जिससे नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से भटक चुकी है। और आज बौखलाहट का ये लेवल है कि देश को इन मेन मुद्दों से भटका के और ये इस तरह के मुद्दों को लेके आना चाह रहे हैं जिसको देश अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, कुंतल जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। प्रीति जी, मुझे तो इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि भारत शब्द से आखिर इस घमंडिया गठबंधन के लोगों को परेशानी क्या है? भारत कोई नया शब्द तो है नहीं। संविधान की बात करते हैं, ये देखिए आप दिखा रही हैं भारत का संविधान। हमारे साथी इस बात को क्यों नहीं याद कर, संविधान में भी ये शब्द लिखा हुआ है, भारत का संविधान। 2016 और 2020 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में शब्द पहले है इसलिए इस शब्द की फिर से आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, भाई सनातन का अपना पुराना इतिहास रहा हुआ है। विष्णु पुराण से लेकर के हमारे आदि ग्रंथों में भारत की चर्चा है। भारतवर्ष भारत खंडे नामकरण जो है वो जैन पंथ के अनुसार है। किसको क्यों परेशानी है? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा क्या ये भारत, ये शब्द जो है पहले से लिखा हुआ था? आप सत्ता में पिछले 9 साल से थे, आपको अभी कैसे याद आया? उस शब्द से आपको प्रेम है? आपको बताइए ना, आपको क्या डर है? आपको क्या डर है? आपने पहले नहीं पढ़ा था क्या? देश का संविधान आज लिखा गया है क्या? 1949 में देश का संविधान
अच्छा ठीक है 1950 में ठीक है देश का ठीक संविधान है आ गया ठीक है था। ठीक है छोटे ठीक से है सवाल का जवाब दें। कुंतल जी संस्कृति कुंतल देखने कृष्ण जी क्यों है? एक सेकंड ओवरलैप मत कीजिए। कुंतल कृष्ण जी, फराज किदवई का कहना था कि ठीक है आप लोग की मंशा क्या है वो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने 2 बार अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिकाएं खारिज कर रहा है, वो कह रहा है ऑलरेडी निहित है, हम क्यों चेंज करेंगे, क्यों बदलेंगे? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हैं, आप उनसे ये बात पूछें कि अगर मैं जो बात कह रहा हूं वो गलत है या सही है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी ये थी कि भारत शब्द संविधान में पहले से ही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो शब्द लिखा हुआ है वही यही है कि इंडिया दैट इज भारत। भारत शब्द, भारत का संविधान। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो उससे छेड़खानी करने के एक लिए छोटा लिखा सा हुआ है सवाल मैं वो। ये पूछता हूं कि अभी ये घमंडिया गठबंधन के लोग बॉम्बे गए, उसके बाद अचानक से ठीक है, सनातन के फराज प्रति किदवई इतनी जी, घृणा क्यों आ गई? फराज किदवई एक जी। तरफ कहा तमिलनाडु में इनके साथी कहते हैं कि सनातन बीमारी है, दूसरी तरफ ममता जी तिलक लगाने से मना कर देती हैं, ठीक है। तीसरी तरफ बिहार में फराज जन्मदिन किदवई की जी। छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है, जन्माष्टमी फराज की किदवई छुट्टी जी, दे दी जाती है। फराज किदवई क्या जी, है भाई ये? फराज क्यों किदवई इतनी जी, घृणा? फराज किदवई जी, आपने कहा कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भले ही खारिज करे या जो भी कहे, लेकिन संविधान में जब निहित है इंडिया दैट इज भारत, उसको कैसे खारिज कर देंगे आप या तो भारत बोलिए या फिर इंडिया बोलिए। पहले आप लोगों ने भारत का इस्तेमाल नहीं किया, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी की सरकार अगर भारत को महत्व देना चाहती है तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? भाई महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। फराज किदवई जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाँ प्रीति जी आवाज आ रही है मेरी। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि इन लोगों ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं। अब आप देखिए कि जब केशवानंद भारती के केस के बाद हमारे साथ बहुत सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और सीनियर लॉयर बैठे हुए हैं, तो केशवानंद भारती के केस के बाद एक जो तस्वुर उभरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, आज तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ये लोग सवाल उठा रहे हैं। विवेक देबरॉय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे हैं। असल में देखिए क्या है कि, और एक बात और है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी प्रीति जी, तो उस टाइम और जब आरएसएस पर बैन लगा था और गोलवरकर जी को जब अरेस्ट किया गया था, तो सरदार पटेल जी ने क्या कहा था? सरदार पटेल जी ने यह कहा था कि आपको भारत का संविधान मानना ही पड़ेगा, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, रिटन है। और आरएसएस और गोलवरकर जी दोनों ये कहते थे कि साहब भारत के जो संविधान में भारत की आत्मा नहीं है। चलिए खैर वो तो छोड़ी, हिस्टोरिकल चीजें हो गई। आप देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी मणिपुर चल रहा था फॉर एग्जांपल, और मणिपुर में मुद्दे पर प्रधानमंत्री मुद्दे पर जो टॉपिक है विषय पर रही है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं विषय पर रही है। प्रीति जी मैं विषय पे ही आ रहा हूं, मैं रिलेट कर रहा हूं। तो उस टाइम क्या हुआ कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी ले आए। अब आज क्या है कि देखिए ये कल की द हिंदू की खबर है, और इसमें क्या है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर्स दिए गए, उसमें 25% महिलाएं जो हैं या 25% जो घर हैं वो या तो सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं या साल में एक बार करवा रहे हैं। तो क्या है कि जो देश में हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, जो बेरोजगारी चल रही है, महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई शगुफा छोड़ देती है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने प्रीति जी, मैं मुद्दे पे ही हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपने बात कही। मैं बोल रहा हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले क्या 1 नेशन 1 सिटीजन जरूरी नहीं है? क्या 1 नेशन 1 एजुकेशन हमारे भाई ने कहा वो जरूरी नहीं है? क्या 1 नेशन 1 इनकम जरूरी नहीं है? आज अगर आप इनकम की बात करिए, इनकम इनइक्वलिटी कितनी ज्यादा भारत में फैली हुई है कि टॉप 1% लोगों के पास कितनी नेशनल इनकम है, ये हमसे ज्यादा आपको पता है, और बॉटम 50% लोग जो हैं वो गरीब हैं और उनके पास कितनी नेशनल इनकम है ये भी आपको पता है। ठीक है संजीत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन आज की तारीख में संजीत कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजों पर बहस होती है, राजनीति भी होती है, लेकिन राघव चड्ढा जो कि इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी संगठित थे उससे, जब सुबह सुबह ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की, क्या पता हम वहां अब इंडिया नाम हटा करके भारत कर दे। अब इससे राजनीतिक जो मंशा है विपक्षी पार्टियों की, वो पता चलता है कि जानबूझकर आप भारत या फिर इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी के नाम को रखने को लेकर, ताकि
आप इस पर जो राजनीति है वो इस तरीके से हो कि अब सरकार को घेर पाए, तो राजनीति कौन कर रहा है, ये मंशा पता चल रही है, इससे क्या कहेंगे इस पर? जी, राजनीति अगर करें तो अच्छी बात है ना। आप इंडिया गठबंधन से इतना डर जाएंगे, हमें इस बात का भान नहीं था। मैं अभी जस्ट आपके सामने भाजपा के माननीय प्रवक्ता ने कहा कि हमें पता नहीं होता है, सरकार लाती है संसद के लिए विशेष सत्र की आह्वान, हमें पता अच्छा, नहीं होता है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ, ठीक है, बोलिए। जी, आपके माध्यम से मैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के मेंबर से मिस्टर हरीश साल्वे, उनकी शादी समारोह में श्रीमान ललित मोदी जो भारत से भगोड़े साबित हुए हैं, कृपया करके उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस संबंध को ललित मोदी के साथ हरीश साल्वे के इस संबंध को किस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे? आप माननीय महोदय प्रवक्ता महोदय बताएं इसको जरा प्लीज। कुंतल जी कैसे व्याख्या करेंगे इसको? कुंतल कृष्ण जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सुन जी सकते आप। जी, मैं फिर से दोहराता हूं, माननीय हरीश साल्वे जी की तीसरी शादी, जो जिसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूं 68 वर्ष की उम्र में, मैं क्या उस शादी समारोह में, उस शादी समारोह में श्रीमान ललित मोदी जो भारत के भगोड़े ललित मोदी हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश, उनसे आपको उनके मेरी बारे में आवाज आ आपका रही क्या है? कहना है? मेरी जी, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं आपकी टेक्निकल टीम से असिस्टेंस चाहूंगा। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आपसे हम अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी, एक बार आपका जरा आप सुन नहीं पा रहे हैं वो जरा दुरुस्त किया जाए। नवल किशोर झा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ। अगर एक देश एक चुनाव पर अगर सरकार मंथन कर रही है, इसको लेकर के ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, इसे देश कैसे कर पाएगा? 4 राज्यों में चुनाव हैं आने वाले समय में, इसी साल, और अगले साल आम चुनाव हैं। उससे पहले अगर देश ऐसा कदम उठाता है और इस प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, तो क्या तमाम अलग अलग राज्यों के जहां पर मुख्यमंत्री हैं, क्या विधानसभा भंग करनी पड़ेगी? प्रक्रिया क्या, कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है? प्रोविजन क्या है संविधान में? क्या कुछ लिखा गया इस पर जरा बताइएगा। ये संविधान में ऐसा कुछ लिखित नहीं है, लेकिन 1967 से पहले, 1967 से पहले साइमल्टेनियसली इलेक्शन दोनों जगह हुआ करती थी। आपके केंद्र में भी होता था और राज्यों में भी होता था। लेकिन 1967 के बाद एक बार 356 जो लगी केरला गवर्नमेंट में, वहां से ये साइमल्टेनियसली जो इलेक्शन होती थी वो वहां से ही टूट गई, और वहां से फिर राज्यों में एक तरह से अलग इलेक्शन होने लगा और केंद्र का तो इलेक्शन होता ही था। तो ये कहना कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकती है और हो सकती है, ये बाद की विषय है। लेकिन पहले इस तरह से हुआ करता था, और वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत दूरगामी इफेक्ट भी है, उसके बहुत सारे अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत उसकी बुराइयाँ भी हैं। अगर आपका मिड टर्म पोल हो जाता है तो मिड टर्म पोल के समय में आप क्या करेंगे? अगर सरकार गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात कि उसकी अच्छाइयाँ ये होती है कि आपकी पॉलिसी गवर्न होती है, फोकस्ड होता है, एक तरह की सरकार होती है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बुराइयां ये होती है कि जो वोटर होते हैं वो एक ही तरह से वोट करने लगते हैं, वो केंद्र में भी वही वोट करते हैं जो राज्य में करते हैं। इसलिए आपका कहना ये कि एक नेशन और एक इलेक्शन नहीं हो सकता या नहीं होता है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत पुराना, जब से हमारी जनरल असेंबली हो रही है, जब से जनरल इलेक्शन होता है 1952 से, आप देखिए 67 तक जो है राज्य और केंद्र का इलेक्शन एक साथ हुआ करता था। अभी फिलहाल जो है कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो है अब ये नहीं हो रही है, राज्य और केंद्र का इलेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, कुंतल कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस के नेता, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा। कुंतल कृष्ण जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय हरीश साल्वे जी की तीसरी शादी जो 68 वर्ष की उम्र में है, मैं उनको शुभकामना देते हुए ये प्रश्न करना चाहता हूं कि उस शादी समारोह में ललित मोदी जो भारत के भगोड़े ललित मोदी जी हैं, उनके संबंधों के बारे में हरीश साल्वे जी जो वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर हैं, तो आप इस संबंध की व्याख्या किस प्रकार करना चाहेंगे? संजीत जी, आज के दिन में जो भारत की सरकार है उसके विषय में एक चीज आप भी जानते होंगे। हरीश साल्वे और ललित मोदी जी के संबंधों के बारे में मैंने पूछा सर। एक मिनट संजीत जी बताइए। जवाब ले लीजिए। एक मिनट,
आपका ये जो सवाल है, चूंकि आप नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहे हैं, तो ये सवाल बिल्कुल सही जगह पहुंच जाएगा। परंतु वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में अगर किसी कानूनविद को रखा गया है तो वो उनके कानून के ज्ञान के कारण रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये सवाल भारत सरकार या हरीश साल्वे जी से पूछ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, मैं मार्फत बन के आपका सवाल उन्हें जरूर पहुंचा दूंगा और इस पे जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होनी होगी वो हो जाएगी। पर इशू वो नहीं है संजीत जी। आप मुझे एक बात बताएं, अभी अभी हमारे कानूनविद साथी बता रहे थे 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। 67 में पहली बार केरला की सरकार को किसने खत्म किया, मुझे बताना चाहेंगे आप संजीत जी? चलिए, या मैं आपको बता दूं? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं नहीं, आपको। पहले- सुन लीजिए, आपने मैं जवाब प्रश्न देता हूं, पूछा, सुन तो उसका जवाब दे लीजिए। रहा हूं। चलिए, मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूं। एक चलिए, जी, बताइए। ऐसे ही समस्या में अभी खास बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 7-8 साल पहले जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीट आई थी और साथ ही साथ 3 पार्टियों को बहुमत न होने के कारण 1 साल विधानसभा को सस्पेंड किया गया और फिर से इलेक्शन किया गया। इस बात को अगर आप भूल सकते हैं, किन कारणों से और किन परिस्थितियों में फिर से इलेक्शन हुआ, कृपया इसका जवाब दीजिए। क्या ये मेरा जवाब ये नहीं हुआ? 1967 में पहली बार केरला विधानसभा को भंग करने का ये जवाब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात, चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टॉपिक पे प्लीज, नहीं टॉपिक पे एक सेकेंड। संविधान बदलना किसे कहते हैं मैं बताऊं? संविधान बदलना उसे कहते हैं जब देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचन को कोर्ट अवैध करार देता है और उसके बाद जबरदस्ती संविधान बदल करके 42वां संशोधन, उसे कहते हैं संविधान बदलना। और वो किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, या इनके साथ गलबहियां करते हुए बैठे हुए हैं सपा के लोग। उसी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ करके राजनीतिक जन्म हुआ था इनका, और आज वो भूल गए हैं। जो मणिपुर में आप नहीं लगा पाए, जो मणिपुर मणिपुर में मैं आपको बुलाया है, मैंने फिर बुला लूंगी। मुद्दे पर एक सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता से मेरी तरफ से, अगर देश का नाम, एक देश एक नाम पर सरकार अगर विचार कर रही है, एक देश एक चुनाव पर सरकार अगर विचार कर रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों है आप लोगों पर? अगर संविधान से इंडिया हटा करके वहां भारत जो कि ऑलरेडी निहित है वो करना चाहती है, उससे क्या आपत्ति है? या खुलकर बोलिए जी। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सबसे पहली बात, उन्होंने स्वयं भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि मुझको नॉलेज नहीं है, पर सरकार को और पार्टी को नॉलेज नहीं है कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं विशेष सत्र में, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती क्या? एक थ्योरी है ऑफ फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जिस देश के अंदर राइट टू रिकॉल के बारे में चर्चा हो रही थी 2014 से पहले, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आज देश कहां पहुंच गया है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, कि वर्तमान सरकार इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच रही है। चलिए मैं आपको 4-5 बातें बताना चाहता हूं, क्या कमी हो सकती, क्या दिक्कत है। नंबर 1, जहां देश के अंदर जनता ही मालिक होता है, जनता ही सब कुछ होता है, आज इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद, वो अधिनायकवाद माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से आने जा रहा है। प्रधानमंत्री चुना है, आप इसको क्यों भूल जाते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे हक है इस बात को कहने में, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। संजीत जी रुक जाइए। जनता ने बहुमत से जिताया है बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। ऐसे में आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो यहाँ जायज नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है संजीव नसीर जी। कल आम आदमी पार्टी के से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भाषण में ये कहा कि अभी हमने इंडिया अलायंस, जो अलायंस हमारा जो गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, उसका नाम हमने इंडिया रखा है। तो भारत कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि अब हम इंडिया का नाम बदलकर भारत करेंगे, एक देश एक नाम पर सोच रही है। कल को हमने अपने ही अलायंस का नाम अगर भारत रख लिया तो क्या बीजेपी पूरे देश का नाम बीजेपी कर देगी? ये कैसा शगुफा, क्या कह रहे हैं वो कि पूरे देश का नाम बीजेपी कर देगी? प्रीति जी, अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट ये कहना है कि ये नाम जो बदलने की दबाव में देश की सरकार ने क्यों निर्णय लिया है, इससे पहले कहीं कोई चर्चा नहीं थी,
क्योंकि टीम इंडिया बनते ही, इंडिया अलायंस बनते ही, टीम ये इंडिया सब- इंडियन क्रिकेट का नाम है, इंडिया अलायंस है आपके उसका यस नाम। यस, इंडिया अलायंस बनते ही इन लोगों ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से ये निर्णय लेने शुरू किए, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देश की सरकार चल रही है, देश के प्रधान, अभी आपने पूछा संजीत जी से, मैं उसका रिप्लाई देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी को अगर इतने बड़े मैंडेट से देश की जनता ने जिताया था तो किन मुद्दों के लिए जिताया था? महंगाई की मार, आपको ध्यान होगा, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारा दिया था, सबका विकास सबका कल्याण की बात की गई थी। आज देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अपने उन नारों से या अपने उन वायदों से हट चुके हैं और देश को चाहिए सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा, सबको समान शिक्षा। कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, जो 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, अभी लेटेस्ट सर्वे आया है कि पिछले 5 साल के अंदर कई लाख, 70-80 लाख रोजगार कम हुए हैं। इस पे जवाब मांगने का समय है, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। अभी कल का ही एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि देश की संपत्ति पूरी तरीके से 10 रईसों के पास, 41 पॉइंट समथिंग %, सिर्फ 10 रईसों के पास आज रईस होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। उसका हिसाब देने का समय है। और मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आप भारत की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, आप गरीब की बात क्यों नहीं करते? आज मणिपुर में जिस तरीके के हाल बने हैं, मेवात में जिस तरीके से हाल बने हैं, आप इन कामों के लिए सरकार बनती है। सरकार का ये काम नहीं है कि धर्म पे देश को बांटा जाए, जिस तरीके से भाईचारा बांटा जा रहा है, ये अब आपको मुद्दों पे चुनाव होगा और देश का चुनाव इंडिया वर्सेस मुद्दे होने वाले हैं। इस पे आप कितना ही भागने नहीं देगी देश की जनता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। 50 करोड़ कितने होते हैं? 50 करोड़ कितने शून्य होते हैं वो गिन लेंगे। भ्रष्टाचार से भरी हुई है। आपकी ही अपनी रिपोर्ट है, आपकी अपनी रिपोर्ट है कि एक मोबाइल नंबर पे लाखों लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। आपने की उसकी इंक्वायरी? और मैं आपको बता देता हूं, सुन ले संजीव जी, सुन ले आप। और मैं आपको बात बता देता हूं, आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मुगलाई और ब्रितानी गुलामी की चीजों का महिमा मंडन कर सकते हैं। अरे कुंदन जी, आप बात करते हो जिसने 54 साल तक देश का नेशनल फ्लैग नहीं अपने उसमें फहराया था। कोई फ्रीडम मूवमेंट में आप लोगों का रोल नहीं था। आप बात करते हैं देश के गद्दार जितने थे वो कहीं ना कहीं के लिए, वोटों के तुष्टीकरण के लिए मुगलों, आप देश को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। आप देश बंटने के लिए तैयार नहीं है। टीम इंडिया अलायंस 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं महंगाई पे जवाब देना पड़ेगा, बेरोजगारी पे जवाब देना पड़ेगा। अब देश आपकी ये बांटने वाली राजनीति पे नहीं चलने वाला है। देश को अब चाहिए देश के अंदर अच्छी सुरक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा। ओवरलैप मत कीजिए किदवाई जी, तो बिल्कुल इस पे फराज किदवाई नहीं हो रहा है। फराज 10 साल का हिसाब दीजिए, 10 साल से आपने नहीं किया है, ठीक काम होगा। ठीक है फराज किदवाई, हिसाब तो जनता दे रही है आपको, जो हराने जा रही है आपको, फराज किदवाई जो हराने जा रही है। रुक जाइए आप लोग, ओवरलैप मत कीजिए। फराज किदवाई जी, ये जो नया संग्राम राजनीतिक गलियारों में अभी है, भारत इंडिया एक देश एक चुनाव, क्या लगता है आपको आने वाले समय में सरकार वाकई ऐसा करेगी या फिर हवा है ये फिलहाल के लिए? क्योंकि ये भी एक चल रहा है कि शायद ये एक हवा है एक तरह की कि 4-5 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर शायद ऐसा कुछ होने नहीं वाला। क्या लग रहा है आपको? प्रीति जी, देखिए, सरकार 2 काम करेगी। एक तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर पूरी तरह से ये हमलावर है सरकार। मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, ये एक खबर है जिसमें एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं उनके ऊपर मणिपुर में बहुत सारी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। और क्यों दर्ज किए गए? क्योंकि वहाँ पर मणिपुर में जो हालात चल रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं या कुछ अपनी खबरें दिखाई होंगी। तो जहां पर क्या है कि जर्नलिस्ट को काम करने नहीं दिया जा रहा है प्रीति जी, और जहां पर यह है कि डेमोक्रेसी को, अभी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, तो मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि डेमोक्रेसी में कब खतरा आता है कि
एक्चुअली डेमोक्रेसी इज इन डेंजर व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। तो ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो 4 लोग के ऊपर जो मुकदमा हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ की जो रियल कंडीशंस थी वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की। आज इन्होंने मीडिया को दबा रखा है, आज इन्होंने ऑपोजिशन को दबा रखा है। प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिए, नहीं ऐसे कुछ भी बोलना ठीक नहीं। कुंतल जी नहीं सब प्लीज मेन मुद्दे पर बात कीजिए। ध्यान हटाने पे वो सरकार और राजनीतिक पार्टियां करती हैं। एक सेकंड जल्दी से जवाब, जल्दी से, ठीक है, काउंटर कीजिए। प्रीति जी, आज हमारे अभी जो साथी बैठ करके संविधान की और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं, लोकतंत्र में क्या राजा का बेटा ही राजा होता है? सपा, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दे। लोकतंत्र की हत्या करने वाले परिवारवादी लोग आज इसलिए परेशान है कि इस देश में एक व्यक्ति है, एक पार्टी है जो कि इस देश में सही में लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। 20 सेकंड परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में प्रीति जी 20 सेकंड, लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए प्रीति जी 20 सेकंड। की परेशानी इसलिए कुंतल जी आप क्या बात कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? अरे जब महाराष्ट्र में आपने अजीत पवार को अपनी सरकार में लिया और उनको अपनी गोद में बैठाया, उससे 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? नेचुरली करप्ट पार्टी, और जब भारतीय जनता पार्टी में है तो वो वॉशिंग मशीन में घुस गए। आप बात करते हैं करप्शन की, हसन मुशर्रफ को लेने वाले आप महाराष्ट्र में, आप परिवारवाद की बात करेंगे। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो जाते हैं, कितने मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, कितने उन्होंने विकेट ले लिए, कितने संजीत में लिया गया, वो जैसा कि लिए गए कि वो अमित शाह जी के बेटे थे। कौन है? बोलिए संजीत प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसके बेटे हैं? अनुराग ठाकुर जी किसके बेटे हैं? कुंतल कृष्ण जी सुन लीजिए, रविंद्र वर्मा जी किसके बेटे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ से आते हैं? चिराग पासवान जी किसके बेटे हैं? पशुपति महाराज जी किसके भाई हैं? सौरभ राजभर कौन है? दुष्यंत चौटाला जी कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसीलिए हमें फिलहाल आपने देखा कैसे इंडिया भारत को लेकर के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त शोर बहुत जोरों पर है। साथ ही आपने देखा कैसे एक देश एक चुनाव को लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी से तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा कयास संसद के विशेष सत्र को बुलाने पर है। सोनिया गांधी ने भी आज पत्र लिखा है राष्ट्रपति को, और साथ ही प्रधानमंत्री को उन्होंने पूछा है कि आखिर विशेष सत्र को आपने बुलाया है, किस वजह से बुलाया है, विषय क्या होगा चर्चा का, ये सब हमें बताइए, हमें अधिकार है जानने का। इन सब पर हमने इन सवालों पर जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ये जो राजनीतिक अभी जो लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, इस पर अभी और मुझे लगता है समय लगेगा, इस पर हमारी नज़र भी रहेगी। इस पर जो भी अपडेट हमारे पास आती है वो फौरन आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।